अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट कुरतुलैन मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट तहमाश राशिद रिजवी साहब। आपके इंट्रोडक्शन में मैं भी जो भी कहूँगी उससे पहले मैं इनको वेलकम कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपके जो तारुफ है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके खून में जो है वो बार पॉलिटिक्स शामिल है। आप राशिद रिजवी साहब के साहबजादे हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। प्रेसिडेंट रह चुके हैं 4 दफ़ा सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। इसके अलावा बहुत सारी पोस्ट हैं, हमारी बार की जितनी पोस्ट हैं वो उनके साथ मुंसलिक हैं और नाम लेते ही आप पहचान जाते हैं कि ये किन के साहबजादे हैं। और ये अभी नए हमारी यूथ है जो अभी इस सियासत में कदम रख रही है और ये पहली दफ़ा सिंध हाई कोर्ट बार के ऑनरेरी सेक्रेटरी की पोस्ट से कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपको क्या मोटिवेशन मिली, किस तरह आपने इस कैंपेन को देखा और इसका पार्ट बनने का सोचा? थैंक यू वेरी मच कुरतुलैन। आज हम बैठे हुए हैं तो मैं आपको बताऊं कि आने वाले साल बहुत डिफ़िकल्ट है और आई बिलीव कि अब ज़रूरत है कि वो वकील जिन्होंने पहले एक्सपीरियंस लिया है तहरीक में, जिनका वो एक्सपीरियंस रहा है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन किया है, जिन्होंने अपनी और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की क़ुव्वतों को टेक ऑन किया है। अब जो वक्त आ रहा है जिसमें इलेक्शन हो या ना हो इन द मैंडेटरी पीरियड, आपके पास एक नया चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, एक नए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ये आ रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरत है बार को इस किस्म की लीडरशिप की जो एक्सपीरियंस्ड हो, जो उसने देखा हो कि पास्ट में भी, माजी में भी किस तरह लीडरशिप रही है बार की। तो इस साल के शुरू में ही दोस्तों का ये फ़ैसला था कि हमें आना चाहिए और हमें कंटेस्ट करना चाहिए। मुझे ये बताइए कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको प्रोवोक कर रही है या ट्रिगर कर रही है कि मुझे आना चाहिए? क्या आप कोई गैप देख रहे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए बार में और वो उसकी अभी कमी आपको लग रही है कि मैं अगर होता तो मैं ये चीज़ मैं इस तरह से कर सकता था? बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है मैडम। आप ये देखें, अगर इस साल बार खामोश रही, मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं बोला, तो यही एक आपका एक ट्रिगर इफ़ेक्ट है कि भाई जब आप देखते हैं कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं और बार खामोश रहती है तो आप सोचते हैं कि क्या मैं होता तो मैं ये एजिटेट करता, क्या ये मेरी तरबियत है, क्या ये मेरी प्रिंसिपल्स हैं कि हम इन चीज़ों को एजिटेट करते हैं। तो मैं समझता हूँ आगे आने वाला साल और भी डिफ़िकल्ट है और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें मैं समझता हूँ बार को स्टैंड लेना चाहिए। सर देखें, एक एजेंडा जब शुरू होता है हमारे पास इलेक्शन के और भी लोग आते हैं, आपकी भी टीम का एक एजेंडा है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे, रूल ऑफ लॉ पे, ये एक है डायलॉग्स हैं जो हमारे पास हैं और जिन पे काम होता आया है, होगा और होना चाहिए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि बार का जो रोल है वो किस तरह से यंगस्टर्स को पता चले, कैसे वो कैटेगराइज कर सकते हैं कि इस चीज़ के लिए मुझे बार को अप्रोच करना है और ये चीज़ मुझे खुद डील करनी है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हर चीज़ के लिए बार को अप्रोच कर दिया जाता है और शायद बार भी मौजूद होता है। तो वो कैसे कैटेगराइज किया जाए कि बार की ड्यूटीज़ क्या हैं और आखिर बार को अप्रोच किस चीज़ के लिए करना है? आपने बिल्कुल वजह फरमाया मैडम। मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये पुराने डायलॉग हैं, ये अब हमारी यूथ में इसी तरीके से इसको रेफ़र किया जाता है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज़ कि लोग इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक जो यंग लॉयर्स हैं ये भूल गए हैं कि इसका क्या मतलब है कि आपको एक इंडिपेंडेंट और एक एफिशिएंट जुडिशरी चाहिए, कि रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है, कि एक इंडिपेंडेंट बार का क्या मतलब है। बार अब आपको अप्रोच करती है जब उसको किसी के ख़िलाफ़ अपने क्लाइंट का जो FIR कटवानी होती है वो नहीं कटवा रही होती है, वो भागे भागे आपके पास आ जाते हैं कि आप करवा लें। अपने पर्सनल मसाइल अपने बार के पास लेकर आती है। मैं समझता हूँ ये सिर्फ वेलफेयर ऑफ द बार नहीं है। हम एक क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं, हम एक कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, हम पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये वो जगह है जहाँ से सियासी शऊर पूरे माशरे में फैलता था। ये पढ़ी लिखी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं। आई थिंक हमारी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और यंग यूथ को हमें ये एक्सपीरियंस लॉयर्स को सिखाना पड़ेगा कि पहले भी हमारे सीनियर्स ने जिस तरह बार चलाई है, अब हम आपको बार चला के दिखाएं कि उसी तरीके से बार चलनी चाहिए। अच्छा सर, ये भी बताइए मुझे कि ये स्ट्राइक्स का सिस्टम चल रहा है, मैं खुद ज़्यादा क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, होता ये है कि
एक एजेंडा कोई शुरू हुआ, चाहे वो पर्सनल था, जो फिर वो ईगो का इशू बनता है और वो स्ट्राइक्स। कल भी वर्क सस्पेंड है, आगे भी वर्क सस्पेंड है, काम नहीं करने दिया जाएगा, ताले लगा दिए जाते हैं गेट पे। उस पर किस तरह से हमें काम करना चाहिए? हम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं रखते, सीधा हम स्ट्राइक्स पे क्यों आ जाते हैं? आपकी बात बिल्कुल बजा है। मैं समझता हूँ कि जब हमने स्ट्राइक्स शुरू की तहरीक के दौरान, तो हमारे पास कोई वजूहात थी, प्रिंसिपल्स थे जिनकी तहत हम लड़ रहे थे। हम जिस तरह अभी आपने बोला कि हम एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए लड़ रहे थे, उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब का एक इशू हमारे सामने था कि एक मिलिट्री डिक्टेटर ने आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ज़बरदस्ती उसकी पोस्ट से उठा के घर में बंद कर दिया था। आपको अगर स्ट्राइक्स करनी है, अगर आपको कोर्ट सस्पेंड करने हैं, तो फिर आपके पास एक जस्टिफाइड रीज़न होना चाहिए, कोई एजेंडा वैसा होना चाहिए। किसी प्रिंसिपल के लिए कोई बात हो, अगर किसी का पर्सनल इशू है, किसी के ख़िलाफ़ FIR कटवा दी, वकील के ख़िलाफ़ ये हो गया, आई थिंक ये जस्टिफाइड रीजंस नहीं है। और आई थिंक उस पर बार को स्ट्राइक्स नहीं करनी चाहिए। टेबल टॉक होनी चाहिए इन चीज़ों पे। आई थिंक बार और बेंच के दरमियान एक बेटर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर कोई रेजोल्यूशन आ सकता है थ्रू कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन, तो हमें उसको तरजीह देनी चाहिए। सर, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अगर ये टेबल टॉक करने की कोशिश की जाए तो दोनों ही साइड बहुत ज़्यादा ईगो हाई चल रहे होते हैं, यानी दोनों ही साइड एक दूसरे की बात बगैर स्ट्राइक के अब हम कुछ सॉल्व ही नहीं कर पा रहे होते। तो ऐसे क्यों है? क्या ये सोसाइटी वाला डिप्रेशन अब लॉयर्स ने भी अपने ऊपर ले लिया? देखिए, सोसाइटी के इश्यूज़ बाहर के इश्यूज़ तो हैं। ये वी कैन नॉट, एज आई सेड अर्लियर, कि ये एक ट्रेड यूनियन नहीं है। हमारे पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें वो स्टैंडर्ड्स अपने मेंटेन करने पड़ेंगे। हम अनफॉर्चुनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने स्टैंडर्ड्स लो करते हुए आ रहे हैं, डिक्रीज़ करते हुए आ रहे हैं। हमें जिन वजूहात पे स्ट्राइक्स करनी चाहिए, जिन वजूहात पे वर्क सस्पेंड होना चाहिए, अब वो मायने नहीं रखती वजूहात जो आप देखा जाता है। आई थिंक अगर आपको सिर्फ स्ट्रेंथ शो करनी है अपनी, तो वो स्ट्राइक इज़ नॉट द ओनली मीडियम। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपना लोहा मनवा सकते हैं, और आई थिंक वन ऑफ देम इज़ बेटर कम्युनिकेशन स्किल। अगर बार और बेंच जो है यूनाइट होकर काम करेंगी, तो आई थिंक कि ये बार के मेंबर्स इसका मेन बेनिफिशरी होंगे। सर, अब यहाँ प्रैक्टिसिंग लॉयर होने के हवाले से मुझे एक इशू बहुत ज़्यादा आता है जो मैं पर्सनली आपसे डिस्कस करूँगी कि वर्क स्पीडी नहीं हो रहा है। डेट लगती रहती है, वर्क सस्पेंड हो जाता है, रोस्टर डिस्चार्ज हो जाता है, डेट इन ऑफिस हो जाता है। इन सब चीज़ों पे बार का क्या रोल होना चाहिए? ये बार के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जो हम लोग इलेक्टेड लेकर आते हैं अपने लिए, उनको किस तरह से इस सिस्टम से फाइट करनी चाहिए? मैडम, मैं तो समझता हूँ इस सबसे पहले जुडिशल पॉलिसी को चैलेंज करना चाहिए। ये जो पॉलिसी है कि आप 4 दफ़ा केस डिस्चार्ज होगा तो फिर 5वीं दफ़ा लगेगा, एक से ज़्यादा 30 या 40, एक दफ़ा में 30 से 40 से ज़्यादा केसेस नहीं लगेंगे किसी बेंच के सामने। आई थिंक हमें ये बात करनी पड़ेगी, एजिटेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह तो कभी कोई एक दफ़ा कोई स्टे आपके ख़िलाफ़ लेके बैठ जाए तो आप अर्जेंसी पे अर्जेंसी लगाते हैं, और वो अर्जेंसी हर दफ़ा जो है एक गैर महज़ब तरीके से जज साहब आपसे बात करके डिसमिस कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बार का एक रोल है, और ये भी वेलफेयर ऑफ द बार में आती है कि आप किस तरह इन चीज़ों को एड्रेस करते हैं। जुडिशल पॉलिसीज़ हो गई हैं, एटीट्यूड ऑफ जजेस हो गया टुवर्ड्स बार मेंबर्स। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली इम्पेरेटिव कि इसको हमें प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए और उसको डील करना चाहिए। सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं तो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि आप अपना कोई मैसेज भी दें जिससे ये समझ आए कि किस तरह आप जैसे लोगों को अगर हम इलेक्शन में आगे लेकर आते हैं तो असल वेलफेयर का काम होगा। सिर्फ दिखने में वेलफेयर जो अभी हमें दिख रही हो, वक्ती वेलफेयर नहीं, लेकिन जो रियल वेलफेयर है उसका काम किस तरह होगा। तो अपना मैसेज ज़रूर आप कन्वे करें। थैंक यू मैडम। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बार मेंबर्स को जब इलेक्शन का वक्त आए तो ये ज़रूर सोचें कि बार के इंटरेस्ट कहाँ सेफ़ हैं। आप देखें, उन लोगों की परफॉर्मेंसेस देखें जिन्होंने पास्ट में आपके लिए आवाज़ उठाई है, हक़ के लिए आवाज़ उठाई है, बार के मेंबरान के लिए काम किया है, ना कि वो लोग जो बार के पैसा लेकर भाग गए हों या बार के ख़िलाफ़ बार से उन्होंने कोई ज़्यादती की हो। आई थिंक साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि बार को यूनाइटेड रहना चाहिए, हमें आपस में फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। आई थिंक हमें एक इंडिपेंडेंट बार के लिए भी जंग लड़नी चाहिए। हमें अपनी सियासी
और अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को हटा के बार की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे एडवोकेट तहमाश रशीद रिजवी साहब। आप ने अपना एजेंडा भी बताया, अपनी स्ट्रगल्स भी बताई और आगे बताया कि वो हमें किस तरह से फैसिलिटेट करने वाले हैं अगर हम उन्हें सेलेक्ट करते हैं। तो हमें ऐसी यूथ को चांस देना चाहिए, नए लोगों को भी चांस देना चाहिए जिन्होंने रूट लेवल से, ग्रास रूट लेवल से ये तहरीकें चलाई हैं, वो प्रॉब्लम्स देखी हैं और उन्हें पता है कि कौन सा ट्रिगर पॉइंट है और उसे कैसे हल करना है। मैं एडवोकेट कुरतुल-ऐन महमद न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपसे इजाज़त चाहूँगी। एक बार फिर आपके पास हाजिर होंगी इलेक्शन की स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर। जब तक आप अपनी सजेशंस अपने स्क्रीन पे आने वाले नंबर्स पे हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।